Okay, so my dear students, today we are going to start a new chapter. S block elements ख़त्म कर लिया. S block element का मेंटी लाइव सब कुछ हो गया, सवाल भी सॉल्व कर लिए. So now we are going to P block elements. बच्चों P block elements जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. केमिकल बॉन्डिंग और P block बिल्कुल मर्ज टाइप के चैप्टर हैं, दोनों मिक्स रहते हैं. पता नहीं चलता कि सवाल केमिकल बॉन्डिंग से पूछा गया है या फिर P block एलिमेंट से पूछा गया है. दोनों में से मिक्स टाइप का क्वेश्चन आ जाता है. कभी कभी बॉन्डिंग बोल देते हैं उसी को और कभी कभी P block बोल देते हैं. नाम के आगे द लगा हुआ है तो आई होप आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है द P block एलिमेंट्स. सो वी विल बी स्टार्टिंग विथ द इंट्रोडक्शन, क्योंकि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. NCERT से स्टार्ट कर रहे हैं और NCERT से ही कंटिन्यू करेंगे. जो ज़रूरी बातें हैं एक्स्ट्रा वो इसमें ऐड कर देंगे साथ में, तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा. So let's go. In P block elements, the last electron enters the outermost p orbital. As we know that the number of p orbital is 3 and therefore maximum electron आ सकते हैं इसके अंदर 6. इसी वजह से P block में कितने होते हैं 13 से 18 ग्रुप आते हैं. It is from group number 13 to 18. कौन कौन से मेंबर्स? सबसे पहले हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हीलियम हेड द ग्रुप्स. Their valence shell electronic configuration is ns2np6 except for helium. The inner core of the electronic configuration may however differ. The difference in inner core of elements greatly influence their physical properties such as atomic and ionic radii as well as chemical properties. तो कुल मिला के इसमें जो बात कही गई है वो ये है कि 6 ग्रुप्स होते हैं. इनर कोर की वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको डिफरेंट भी मिल सकती हैं. अलग अलग तरह की, एक ही एलिमेंट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है. और एक इफ़ेक्ट की यहाँ पर बात की गई है और वो इफ़ेक्ट है इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट. तो इस इफ़ेक्ट को हम पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में और जानकारी ले लेंगे. सो व्हाट इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बच्चों? मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट का ये मैंने ड्रॉ किया है न्यूक्लियस. दिस पॉजिटिव इज़ द न्यूक्लियस और ये इसका इलेक्ट्रॉन है बाहर का. तो पूरा जो कन्फिग्रेशन होता है पी ब्लॉक का जनरल वो होता है ns2np6. अब ये आउटर मोस्ट का कन्फिग्रेशन है ns2np6, मतलब आउटर में s के इलेक्ट्रॉन होते हैं और p के इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये 6 नहीं बल्कि ये 1 to 6 कुछ भी हो सकता है ना, अगर अलग अलग की बात करें तो इसका मतलब इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है, मैं उसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ द आउटर मोस्ट सेल. इसमें आप देखें s के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ s, और p के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप. हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 6 हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप. अब आप देखिए ये जो आपका न्यूक्लियस है वो s इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है. ये न्यूक्लियस s इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है. और s जो होती है वो न्यूक्लियस के नज़दीक भी होती है, p से ज़्यादा नज़दीक होती है. तो जब हम बड़े एटम्स में जाते हैं जो लार्ज एटम्स हैं, तो आप देखें लार्ज एटम्स के अंदर क्या होता है. लार्ज एटम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसे लार्ज एटम टिन है, टिन ले लिया हमने, लेड ले लिया. सो दीज आर द लार्ज एटम्स, है ना. तो अगर आप लार्ज एटम्स के अंदर जाएंगे तो उनके अंदर d और f ऑर्बिटल भी आ जाएगी. इनके अंदर d भी आ जाता है और f भी आ जाता है. अब बीच में जब d और f आ जाएगा तो आप जानते हैं d और f की स्क्रीनिंग क्या होती है, बहुत पुअर होती है. दे हैव वेरी पुअर स्क्रीनिंग, यानी ये जो रेजिस्टेंस शो करते हैं वो बहुत पुअर शो करते हैं. स्क्रीनिंग पुअर हो जाएगी. अगर आप सोचें डी और एफ की स्क्रीनिंग पुअर हो जाएगी तो ये जो न्यूक्लियस इसको खींच रहा था अपनी तरफ, जिन इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींच रहा था, 2s जो s के 2 इलेक्ट्रॉन थे, इनको ज़्यादा अच्छे से खींच पाएगा. और अगर ये इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से खींच लेगा तो ये जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. मैं एक बार अपनी बात को सम अप कर देता हूँ. जो लोअर एलिमेंट्स हैं उनमें d और f होता है. df की स्क्रीनिंग पुअर होती है, इस वजह से रेजिस्टेंस कम लगता है, यानी इनको बाहर भेजने का. तो s के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज़्यादा अच्छे से अपनी तरफ खींच लेता है. और अगर ये ज़्यादा अच्छे से अपनी तरफ खींच लेगा तो उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, द इम्पैक्ट विल बी
कि इनके अंदर आपको S जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसका मतलब मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ कि इन लोअर एलिमेंट्स, और ये सिर्फ लोअर एलिमेंट्स में क्यों होता है, क्योंकि उन्हीं के अंदर D और F आते हैं। इन लोअर एलिमेंट्स NS इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, या कम रोल प्ले करते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने में। डू नॉट पार्टिसिपेट एकदम एग्जैक्टली तो नहीं लिख सकते, डू नॉट पार्टिसिपेट, रिलक्टेंस एक वर्ड है जो NCERT ने यूज़ किया है, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या रिलक्टेंस शो करते हैं। अब आप ज़रा सोचें कि अगर ये बॉन्डिंग में रिलक्टेंस शो करेंगे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, अगर ये नहीं पार्ट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कम हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लेस इज मोर स्टेबल देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये बात आपको याद रखनी है रिगार्डिंग इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रिपीटेडली पूछा जाता है। मैं यहाँ पर अगर मान लो एक एग्जांपल लिखूँ तो हमारे पास एक ग्रुप है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब ये ग्रुप हो गया। इस ग्रुप में अगर मैं देखूं तो इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही पॉपुलर हैं, एक +2 और एक +4। तो अगर आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो लेड है ये लोअर एलिमेंट है, इसके अंदर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि अगर NS पार्टिसिपेट करेगा तभी तो +4 तक जा पाएंगे। अब आप ज़रा इनका कन्फिग्रेशन देखें, NS2 NP2 ये इनका कन्फिग्रेशन होता है जितने भी हैं सबका। तो अगर दोनों ने हिस्सा लिया तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, और अगर NS ने हिस्सा नहीं लिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ जाएगी। तो आप देखें जो लोअर एलिमेंट होगा उसमें NS पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो PB में यानी लेड में +2 इज़ मोर स्टेबल दैन +4। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है। और जबकि इसके जस्ट ऊपर वाले में अगर देखें टिन में, तो उसमें +4 इज़ मोर स्टेबल दैन +2। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लास्ट वाले ही ग्रुप पे लगता ही है, तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ तो उससे आपको बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक और ग्रुप है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब देखिए इनका कन्फिग्रेशन सबसे पहले देख लें। NS2NP1 कन्फिग्रेशन होता है। अगर ये दोनों हिस्सा ले लें बॉन्डिंग में तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगी। और अगर S ने साथ छोड़ दिया तो आप सोचें कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी। इन दैट केस ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 1। तो इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, हायर 3 है। अब जो नीचे का एलिमेंट है थैलियम, इसके अंदर S पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इस वजह से थैलियम +1 इज़ मोर स्टेबल दैन थैलियम +3। और अगर मैं इसी को इंडियम के लिए लिखना चाहूँ तो इंडियम में +3 विल बी मोर स्टेबल दैन इंडियम +1। इंडियम +1। अब इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, मान लो मेरे पास है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो थैलियम के अंदर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, +1। अगर मैं सबकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ले लूँ तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल इन द लोअर एलिमेंट्स। शॉर्ट में अगर इसको याद करने के लिए कहना चाहें तो लोअर इज मोर स्टेबल इन लोअर, ये करके आप याद कर सकते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन इज मोर स्टेबल इन लोअर, इससे आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट याद हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला पॉइंट है वो आपको याद रखना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आगे चलते हैं बच्चों। पूरे P ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आप देखिए, कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बेसिक बातें यहाँ पर इस टेबल में शेयर की गई हैं। ग्रुप कितने हैं यहाँ पर देखें, ग्रुप है 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। सो कन्फिग्रेशन NS2 NP2। अब देखें यहाँ पर P1 है, पहले वाले में, दूसरे में P2 होता है, तो इसी तरीके से P6 तक जाएगा। पहला मेंबर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हीलियम, दीज आर द फर्स्ट मेंबर्स। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +4, +5, +6, +7 एंड +8। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता है अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दिया जाए तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है उसको बोलते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तो ग्रुप वाले से 2 कम तो पक्का मिलेगी ही मिलेगी। तो आप यहाँ देखें 3 से 2 कम करो 1 आ जाएगा,
4 से 2 कम करो तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपको 2 कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट तो मिल ही रही है सबके अंदर, और बाकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ मिलती हैं जो समय के साथ हम लोग इसमें पढ़ते जाएंगे तो हमें और कंफर्म होता जाएगा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। कुछ बातें हैं जो जनरल पी ब्लॉक की बातें हैं, यानी सबके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, पूरे पी ब्लॉक के ऊपर। तो वो बातें यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर एप्लीकेबल ऑन द होल पी ब्लॉक। तो सबसे पहले देखें द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, सो यहाँ से पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट नॉन मेटल मेटलॉइड्स एग्जिस्ट ओनली इन पी ब्लॉक मेटल। पहले ही बता दिया था मैंने आपको कि पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब होते हैं। एस ब्लॉक में सारे ही मेटल हैं, डी में भी सारे हैं, एफ में भी सारे मेटल्स ही हैं। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे नीचे ग्रुप में जाएंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता जाएगा। In fact, the heaviest element in each p block group is the most metallic in nature. This change from non-metallic to metallic character brings diversity in the chemistry of these elements depending upon the group of which they belong. तो अगर कोई और ब्लॉक होता तो सारे मेटल होते, लेकिन इसमें आप देखें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड सब आ रहा है, तो इसकी जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी डाइवर्स है। इन जनरल नॉन मेटल्स हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये जो प्रॉपर्टी लिखी है नॉन मेटल की, मुझे पता है आप लोगों को मालूम होंगी कि नॉन मेटल में ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है और मेटल्स के अंदर कम होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लास्ट वाली जो बात है इसके बहुत एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक और न्यूट्रल वेयर एज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो अब ये सारी बातें जो हम लोगों ने पढ़ी हैं कहीं ना कहीं, उसको हम लोग यहाँ पर एक बार समझ लें, रिवीजन टाइप का कर लेंगे। एमओबी का मतलब मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ये आपको बात याद रखनी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिफर्स फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग ग्रुप इन 2 मेजर रेस्पेक्ट। 2 चीज़ों में डिफ़र करता है जो फर्स्ट मेंबर होता है। पहला है साइज़, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा होता है, लाइटेस्ट होता है, इस वजह से कुछ इसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। दूसरा सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है विच अप्लाइज ओनली टू पी ब्लॉक एलिमेंट दैट अराइज फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ द हैवीएस्ट एलिमेंट। तो इनके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होती, इस वजह से ये लोग कोवेलेंस केवल रेस्ट्रिक्टेड होती है कहाँ तक, ये आप यहाँ देखें, द सेकेंड पीरियड एलिमेंट ऑफ पी ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम बोरॉन आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ 4 यूजिंग 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल्स। तो मैं इस बात को आपको थोड़ा सा बता भी दूं कि हाउ दे आर डिफरेंट अ लिटिल बिट। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों मैंने एक ले रखा है, एक ग्रुप मैंने लिया बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, इट इज़ नॉट अ ग्रुप सर्टेनली। एक ग्रुप लेता हूँ मैं, ग्रुप 13, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो ये एक ग्रुप है। अब इस ग्रुप के अंदर आपको क्या देखना है कि इस ग्रुप में हम लोग बोरॉन जो है वो फर्स्ट मेंबर है। नाउ बोरॉन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, बोरॉन इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के एलिमेंट क्या होते हैं, इनके पास डी नहीं होता है, नो वैकेंट डी। और अगर इनके पास वैकेंट डी नहीं है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आप देखें। मैं बोरॉन का कन्फिग्रेशन लिखना चाहता हूँ, 1s2 2s2 और 2p1, ये इसका कन्फिग्रेशन है। तो इसका जो वैलेंस सेल है उसमें एक s है और 2 p है, नहीं सॉरी, एक s है और एक p है। अब s में आप देखें कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, 1 ऑर्बिटल, और p में कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 3 ऑर्बिटल। तो टोटल इनके पास वैलेंस सेल में कितनी ऑर्बिटल्स हो गई। तो अगर आपसे टोटल ऑर्बिटल पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा कितनी, 4 ऑर्बिटल्स हो गई हमारे पास। और अगर 4 ऑर्बिटल टोटल हैं तो आप यहाँ देखें, इट कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स। इट कैन फॉर्म, जितनी ऑर्बिटल होती हैं बच्चों वैलेंस सेल में उतने ही बॉन्ड बनते हैं।
इट कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स। अब देखो मैक्सिमम मैंने कहा है 4 बना सकता है, उससे कम बनाए वो उसकी मर्जी है। जैसे मान लो कि हमारे पास 50 रुपये हैं खर्च करने के लिए मैक्सिमम, हम 25 खर्च करें वो हमारा मन है, लेकिन ये मैक्सिमम कितने बना सकता है, 4 बना सकता है। अब इसी की जगह पे मैं एक और एग्जांपल अगर ले लूँ दूसरा, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम। तो अगर मैं एल्यूमिनियम का एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ, एल्यूमिनियम आपको पता है कि किस पीरियड का मेंबर है, 3rd पीरियड का मेंबर है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 13, और अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। सो दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। तो अब सबसे पहले यहाँ 2-3 डाउट्स होते हैं बच्चों के मन में। बच्चे कहते हैं कि सर इसमें भी तो डी नहीं आया, लेकिन आप देखें बच्चों इसमें 3rd शेल शुरू हो गया है, 3rd शेल तो इसमें है ही है, और 3rd शेल अगर है तो भले इसमें डी दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ इसमें डी है, 3D है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एक अलग बात है भाई। अगर स्पेस है, भले वो भरी नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन स्पेस है, अगर 3rd स्टार्ट हो गया है तो डी उसमें प्रेजेंट होगा। तो इसके पास जो है वो क्या होता है, वैकेंट 3D अवेलेबल है। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ वैकेंट 3D ऑर्बिटल? द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ वैकेंट 3D ऑर्बिटल इज, अगर मैं इसका वैलेंस शेल बनाऊं तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा 3s जिसमें एक ऑर्बिटल होगा, दूसरा मैं बनाऊंगा 3p जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, और एक होगा हमारे पास 3d, 1 2 3 4, तो टोटल 5 ऑर्बिटल हैं। दिस इज 3s 3p एंड 3d। तो आप देखें इसके वैलेंस सेल में कितनी ऑर्बिटल्स हो गई टोटल। तो अगर मैं टोटल देखूं तो 4 नहीं बल्कि टोटल 9 ऑर्बिटल्स मेरे पास हो गई, यहाँ टोटल 9 ऑर्बिटल्स हो गए। अब भले 9 बॉन्ड कोई नहीं बनाता है, लेकिन इट कैन एक्सपैंड इट्स कोवेलेंस, इट कैन एक्सपैंड माने बढ़ा सकता है, इट्स कोवेलेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवेलेंस? कोवेलेंस का मतलब होता है जितने कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाए उसको बोलते हैं कोवेलेंस। तो ये 4 ही नहीं बना सकता है, 4 से ज़्यादा बना सकता है, क्योंकि इसके पास 3D ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो जितने भी 3rd पीरियड के एलिमेंट हैं वो ये काम कर सकते हैं, और 2nd पीरियड के एलिमेंट ये काम नहीं कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है 2nd और 3rd पीरियड एलिमेंट में। चलिए तो अब आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसका देखें, बोरॉन कैन फॉर्म ओनली BF4। बोरॉन केवल 4 ही बॉन्ड बना रहा है, लेकिन उसी फ्लोरीन के साथ जब एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है तो आप देखें 6 बॉन्ड तक बना ले जा रहा है। The presence of these d orbital influence the chemistry of the heavier element in a number of other ways. The combined effect of size and availability of d orbital considerably influence the ability of these elements to form pi bonds. The first member of the, अब देखो d orbital होने का कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। First member of a group differ from the heavier members in its ability to form p multiple bond to itself। जो फर्स्ट मेंबर्स हैं वो आपस में ही कौन सा बॉन्ड बना सकते हैं, p बॉन्ड बना सकते हैं, और ये सिर्फ सुविधा किसके पास उपलब्ध है, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू द फर्स्ट मेंबर्स। बाकी लोगों को अगर बनाना है तो d p बॉन्ड बनाना पड़ेगा या फिर d बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और जबकि जो फर्स्ट मेंबर्स हैं दे फॉर्म p बॉन्ड। अब ये जो p वर्ड में बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ जाएगी। लेट अस कंसीडर आई हैव NO2, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, और एक लोन पेयर अवेलेबल है, तो दिस इज NO2 माइनस। अब इसका जरा नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन देखो क्या होता है। नाइट्रोजन है 1s2 2s2 एंड 2p1। इसमें वैलेंस सेल कौन सी है, 2s2p। तो इस वैलेंस सेल को भी मैं बना लेता हूँ, एक मैंने 2s बना लिया है और एक मैंने बना लिया 2p। तो अब आप देखें 2s और 2p मेरे सामने है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस नाइट्रोजन का यहाँ पर व्हाट विल बी हाइब्रिडाइजेशन, तो आप बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन सर लोन पेयर काउंट कर लिया, ये बॉन्ड्स काउंट कर लिए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब जरा इस हाइब्रिडाइजेशन sp2 को बोलने का मतलब भी समझ लें। इसका मतलब है कि एक s ऑर्बिटल और ये तीनों p ऑर्बिटल्स हैं, तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल ये आपस में मिक्स होके हाइब्रिड बन गई। हाइब्रिड मतलब इनकी मिक्सिंग हो गई,
और इनसे बनी है 3 नई ऑर्बिटल, और उन 3 नई ऑर्बिटल का नाम है sp2 ऑर्बिटल्स। तीनों का ही नाम क्या है? sp2, sp2 एंड sp2। अब ये जो 3 नई ऑर्बिटल्स बनी हैं, इन्होंने यहाँ पर 3 काम कर रखे हैं। ऑब्वियसली 3 ऑर्बिटल है तो 3 चीज़ में इस्तेमाल भी होगी। पहला तो इसने एक ये सिग्मा बॉन्ड बनाया है जो आपको दिख रहा है, दूसरा इसने ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने में, और तीसरा इसी के अंदर कौन रखा हुआ है? लोन पेयर रखा हुआ है। तो आप देखें 3 चीज़ों में खर्च हुआ है। अब सवाल ये है कि सर 3 चीज़ों में खर्च हुआ, तो ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है ये किससे बना है? तो दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल बच भी तो गई थी ना बच्चों। ये जो पाई बॉन्ड बना है दिस इज फॉर्म्ड बाय द अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। अब आप देखें नाइट्रोजन का तो पी ऑर्बिटल ही यूज़ हुआ है, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी पी ऑर्बिटल यूज़ हुआ है। इस वजह से ये जो बॉन्डिंग है जो कि आपके सामने इस समय दिख रही है, इसमें चूंकि दोनों का पी ही इस्तेमाल हुआ है, दैट्स वाई दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड पी पाई बॉन्डिंग। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ so that I can write a little bit more about it. Since both the P are involved, that's why this type of bonding is called P pi bonding. तो ये वर्ड जब आपके सामने आए P pi, तो आप समझ जाना कि एक ऐसे पाई बॉन्ड की बात हो रही है जिसमें दोनों P ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि CO3-2 के अंदर कौन सा है, तो उसमें भी P pi होगा, क्योंकि दोनों के अंदर P ऑर्बिटल्स ही हैं। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल होती ही नहीं है। लेकिन जो डी वाले हैं वो क्या बना सकते हैं? अब देखें NO3 का इन्होंने एग्जांपल दिया है। NO3 में पाई बॉन्ड इन्वॉल्विंग 1 नाइट्रोजन पी ऑर्बिटल, लेकिन PO4-3 में 4 कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्विंग sp एंड d ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूटिंग टू द पाई बॉन्ड। तो PO4-3 जो होगा उसके अंदर p पाई d पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। मैं एक एग्जांपल इसका भी बता देता हूं ताकि आपको ये जो फैक्टर है ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए रिगार्डिंग p पाई d पाई बॉन्ड। सो लेट्स फॉर्म फॉस्फोरस। PO4- का स्ट्रक्चर बनाते हैं PO4-3। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PO4-3। फॉस्फोरस का अगर मैं एटॉमिक नंबर लिखूं तो इट इज़ 15 एंड द कन्फिग्रेशन विल बी 1s2 2s2 2p 6 3s2 and 3p3। so this is configuration। वैलेंस सेल आउटर मोस्ट को बोलते हैं, तो ये वैलेंस सेल हो जाएगी यहाँ पर। अब वैलेंस सेल को मैं ज़रा सा बनाना चाहता हूँ, तो दिस इज़ 3s एंड दिस वन इज़ 3p। 3s बना दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ बना दिया है 3p। और एक बात आप और जानते हैं, चूँकि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो इसके पास एक सुविधा और है जो सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास नहीं होती है, और वो है 3D। ये इतना है इसके पास। अब आप ध्यान से सोचें बच्चों कि इसमें से हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सो व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? इसका अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो दिस विल बी काउंटेड, चारों काउंट हो जाएंगे यहाँ पर, और ये चारों काउंट होने के बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? sp3। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन? एक s खर्च हुआ है, मैंने एक s ले लिया, और 3 p खर्च हुए हैं, यानी ये यहाँ पर खर्च हो गया। तो फॉस्फोरस का एक s और 3 p खर्च होके 4 नए ऑर्बिटल्स बने हैं जिनका नाम है sp3 ऑर्बिटल्स। सो ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड sp3 ऑर्बिटल्स। अब ये sp3 ऑर्बिटल किस काम में है? आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर आप जितने सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं उसको तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बनाया होगा। टोटल 4 हैं हमारे पास। तो एक ये सिग्मा बॉन्ड किसने बनाया? sp3 ने। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड किसने बनाया? sp3। यहाँ भी sp3 और यहाँ भी sp3, यानी ये चारों सिग्मा बॉन्ड कौन सी ऑर्बिटल बना रही है? sp3। अब जो ये पाई बॉन्ड बचा है, इस पाई बॉन्ड को कौन बना रहा होगा? तो आप देखिए यहाँ पर 3D ही तो बचा है इसके पास, 3p तो खर्च हो चुका है ऑलरेडी। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है उसमें फॉस्फोरस का तो खर्च हो रहा है 3D, और ऑक्सीजन के पास है ही 2p, उसके पास तो d है ही नहीं, तो ऑक्सीजन का खर्च हो रहा है 2p। तो एक का लग रहा है d और एक का लग रहा है p, इस वजह से इस बॉन्डिंग को बोलते हैं p पाई d पाई बॉन्डिंग। डू रिमेंबर दिस इज कॉल्ड p पाई d पाई बॉन्ड। लेकिन ये p पाई d पाई बॉन्ड तो वही बना पाएगा ना जिसके पास d हो, और d किसके पास होता है?
डी होगा आपको थर्ड पीरियड एलिमेंट एंड ऑनवर्ड्स, उसके बाद भी मिलेगा। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के पास पी पाई डी पाई बनाने की सुविधा नहीं है, ये आपको याद रखना है बच्चों। तो ये हमारा हो गया पी पाई डी पाई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं आगे पी ब्लॉक में। अब हमारा स्टार्ट होता है ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स, द बोरॉन फैमिली। जरूरी बातों को पढ़ते चलेंगे और आप एनसीईआरटी की रीडिंग कई बार करेंगे तो आपको इसमें कॉन्फिडेंस आने लगेगा। दिस ग्रुप एलिमेंट शो अ वाइड वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज। बोरॉन एक नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, लेकिन बहुत सारी केमिकल सिमिलरिटी बोरॉन एंड गैलियम से भी शो करता है। इंडियम एंड थैलियम आर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेटेलिक इन कैरेक्टर। अब इसमें देखें, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम आर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेटेलिक इन कैरेक्टर। बोरॉन एक टिपिकल क्या है, नॉन मेटल, ये बात याद रखनी है। ब्लैक कलर्ड का हार्ड कंपाउंड होता है। आगे चलते हैं। बोरॉन इज फेयरली रेयर एलिमेंट, मेनली अकर्स एज ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स के रूप में पाया जाता है, कर्नाइट के रूप में भी पाया जाता है। इंडिया में बोरेक्स मिलता है पूगा वैली लद्दाख में, सांभर लेक राजस्थान में। द अबंडेंस ऑफ बोरॉन इन अर्थ क्रस्ट इज लेस देन 0.0001% बाई मास, और ये दो आइसोटोप के रूप में पाया जाता है, एक बोरॉन 10 और एक बोरॉन 11। एल्यूमिनियम के बारे में जरूरी बात आ गई, तो ऐसा करते हैं जो जरूरी बातें आती हैं उन्हीं को अंडरलाइन करते हुए चलते हैं, ठीक है बच्चों। सो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट, मुझे जो जरूरी लगेगा मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा, तो आप सुनते भी रहें और अंडरलाइन को देखते भी रहें। सो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ये जरूरी बात है, आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट्स आर द इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ द एल्यूमिनियम। इन इंडिया इट इज फाउंड एज माइका इन मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा एंड जम्मू। गैलियम, इंडियम एंड थैलियम आर लेस अबंडेंट, बहुत कम पाए जाते हैं। एटॉमिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड बेलो। तो अब आते हैं एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। सो लेट्स गो टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट बिफोर वी गो टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज वी हैव टू सी, ओके, सो नाउ वी विल गो टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बच्चों बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं NS2NP1 होता है जनरल कन्फिग्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NS2NP1, ये सभी को पता होगा कि NS2NP1 ये कन्फिग्रेशन है, ठीक है, जिस पीरियड में चल रहे होगे वही N माना जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन फॉर द फर्स्ट टू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट डिस्कस्ड इन यूनिट 10। तो फर्स्ट जो एस ब्लॉक डिस्कस किया गया था, रेडाई के बारे में क्या पता होना चाहिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें आपको एक डेविएशन देखने को मिलेगा। एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। कृपया इस बात को बिल्कुल रट के रखना, एक एक्सेप्शन है, नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो साइज के हिसाब से बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। दिस कैन बी अंडरस्टूड, कारण क्या है, क्योंकि गैलियम के पास डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, डी की स्क्रीनिंग क्या होती है, पुअर होती है, और एल्यूमिनियम में 3D भरा हुआ नहीं है, हालांकि 3D है लेकिन खाली है। नेक्स्ट इज पुअर स्क्रीनिंग के कारण ऐसा होता है। आयोनाइजेशन में मैंने आपको एक नियम बताया था याद करने के लिए, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, 1 5 3 2 4, ये याद रखना है। और इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी में सबसे बड़ा आपको क्या मिलता है, चेंज मिलता है, दिस यू हैव टू कीप, वही बात आपको बताई गई है। और जो डिफरेंसेस बताए गए हैं वो इसलिए हैं क्योंकि एल्यूमिनियम गैलियम में डी ऑर्बिटल आ जाता है, और थैलियम जो है लास्ट में, इंडियन थैलियम, इसमें F इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं। ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑब्वियसली पहली से ज़्यादा दूसरी होगी और तीसरी उससे भी ज़्यादा होगी, ये हमेशा रूल चलता है। सम ऑफ 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज़ वेरी हाई, इफेक्ट ऑफ दिस विल बी अपेरेंट इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एंड देन इंक्रीजेस, पहले डिक्रीज करेगी और फिर क्या करेगी, इंक्रीज। तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, हालांकि EN के एक्सेप्शन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, सो आई डोंट वांट यू टू कीप दिस इन योर माइंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, ये तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हो गई। बोरॉन नॉन मेटेलिक होता है नेचर में,
एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड है. इट एग्जिस्ट इन मैनी एलोट्रोपिक फॉर्म ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस. बोरॉन हैज़ अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट. Rest of the members are soft metals with low melting point and high electrical conductivity. गैलियम के बारे में ये बात जरूरी जाननी है कि गैलियम एक मेटल है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट आप देखें कितना है, 303 केल्विन. 303 केल्विन को जरा आप सोचें कि कितना हुआ, तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया. 30 मतलब इतना तो रूम टेम्परेचर होता ही है. तो ये समर के दौरान लिक्विड के रूप में रहता है. और मैं इसको बताता भी रहता हूँ कि इट इज़ लाइक घी देखा होगा आपने, समर में लिक्विड हो जाता है और जिस टाइम पे विंटर आता है वो क्या बन जाता है, सॉलिड. इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग तो बहुत कम है लेकिन बॉइलिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको थर्मोमीटर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. ये आपको याद रखना है. गैलियम इज़ यूज्ड फॉर थर्मोमीटर बिकॉज इट हैज़ वेरी लेस मेल्टिंग पॉइंट बट वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट. ये बात आपको याद रखनी है गैलियम के बारे में. केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी. ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन द सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई. दिस प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉर्मिंग द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. इस वजह से इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है. अब अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाएगा तो what will be the impact of this? Okay, so there is a table also, you have to take care of that table. अभी टेबल पे हम लोग थोड़ी बात करते हैं बट टेबल से ज़्यादा ज़रूरी है थियोरेटिकल बातें, उनको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं बच्चों. तो बोरॉन जो है वो सिर्फ क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, यानी ऑल कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन आर कोवेलेंट. अब ऐसे ही सवाल पूछ लिया जाता है, आपको ऑप्शन दे देगा कि AlCl3 BCl3 इनमें कोवेलेंट कौन है. तो AlCl3 भी कोवेलेंट है बट BCl3 इज मोर कोवेलेंट. AlF3 जो होता है वो आयनिक होता है. बट एज वी मूव फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी एल्यूमिनियम कैन फॉर्म +3 आयंस. डाउन द ग्रुप ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D and F ऑर्बिटल एंड इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, NS इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. और इसके रिजल्ट की वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इस तरीके से बढ़ती है, यानी एल्यूमिनियम से ज़्यादा गैलियम में, गैलियम से ज़्यादा इंडियम, इंडियम से ज़्यादा थैलियम. और बोरॉन के अंदर तो +1 पाया ही नहीं जाता है, उसके अंदर तो +3 रहेगा. इसके बाद थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रीडोमिनेंटली whereas the +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर. ये थैलियम की बात है. थैलियम में +1 इज मोर स्टेबल. ये इनर्ट पेयर में हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है. इसके बाद एक टेबल आपको दी गई है. टेबल को आप जी भर के देखें, जब आपको खाली टाइम मिले तो आप इस टेबल को देखा करें. इससे ग्रुप 13 रिवाइज हो जाएगा 1 मिनट में. तो आप देखें, एटॉमिक नंबर देख लिया करो, मास देख लिया करो, फिर इसके बाद कन्फिगरेशन देखा करो. रेडियस में चेंज क्या बताया था एल्यूमिनियम और गैलियम में, देखो नीचे जाने पर रेडियस बढ़ रही थी, 88 से बढ़ा 143 हुआ, लेकिन ये घट गया 143, 135 हो गया, फिर बढ़ने लगा और फिर बढ़ने लगा. तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि रेडियस में क्या चेंज हो रहे हैं. एक और सवाल पूछा जाता है, कभी कभी रेयरली पूछ लेते हैं, तो वो भी आपको जवाब देना आना चाहिए कि गैप कहाँ पर सबसे ज़्यादा है. तो आप देखें शुरुआत में गैप बहुत है, 88 से 143, बाद में लास्ट में 167 से 170, 167 to 170. It means the gap is very less. Why the gap is very less? Because of inert pair effect and lengthened contraction. आयनिक रेडियस भी दे रखी है आपको, आप कंपेयर कर सकते हैं आयनिक रेडियस को. आयनिक रेडियस लगातार बढ़ती चली जाती है, 53, 62, 80 एंड 88. तो ये जो ट्रेंड था वो एटॉमिक रेडियस का ही था कि गैलियम छोटा होता है, आयनिक में ऐसा कुछ भी नहीं है. इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी आप देखें, बोरॉन की तीनों जोड़ोगे बहुत ज़्यादा है, और इधर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी में वो जो ट्रेंड मैंने आपको बताया था 1, 5, 3 to 4 वो फॉलो होता है. तो सबसे पहले आएगा 1 नंबर यानी ये, फिर आएगा 589, देखो सेकंड पे ये आ रहा है 5th नंबर वाला, फिर आएगा 3 नंबर यानी 579, फिर आएगा 577 और फिर आएगा 558. तो जो बातें हम लोगों ने याद कर रखी हैं उसको हम यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हैं. बोरॉन का 2 है, 1.5, 1. मतलब देखा रहे एक बार कहीं ना कहीं. डेंसिटी का ट्रेंड देख सकते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ई नॉड. तो इस टेबल को जितना ज़्यादा बार देखोगे बच्चों, देखो टोटल ग्रुप्स हैं 6. अगर आप ग्रुप में केवल टेबल देखते रहें, रोज़ सुबह उठकर एक बार टेबल देखें, तो उससे भी आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा. दैट विल बी ईजियर.
तो उस टेबल के बाद अब बच्चों जो हम लोगों को अगली चीज़ याद रखनी है वो है रिगार्डिंग द बोरॉन कंपाउंड्स। और बोरॉन के कंपाउंड्स में जो सबसे पहली चीज़ एनसीईआरटी ने मेंशन की है वो एनसीईआरटी बताना चाहती है कि बोरॉन के कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। सो नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट आई विल टेल थ्रू दिस। हालांकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट मैं मान के चलता हूँ कि कुछ बच्चों को शायद नहीं आता होगा। तो बोरॉन एक कंपाउंड है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए हैं। अब अगर ये मान लो 3 क्लोरीन से बॉन्डिंग कर लेता है, तो 3 क्लोरीन से बॉन्डिंग करने पर इसको कितने और इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे? जो क्लोरीन के साइड से मिलेंगे वो मिलेंगे 3 और इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके आउटर मोस्ट में, वो अगर हम देखें तो ये टोटल हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि बोरॉन के कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ आप देखें ये BCl3 जो है इसने अमोनिया के साथ, अमोनिया के पास क्या चीज़ प्रेजेंट है? लोन पेयर। तो अमोनिया अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है। तो BCl3 ने अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लिया है और लोन पेयर का डोनेशन किससे मिला है? अमोनिया से मिला है। लेकिन यही सेम चीज़ जब ये आप देखें यहाँ पर लिखा है BCl3 ईजिली एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया टू फॉर्म BCl3.NH3 and this tendency to behave as Lewis acid decreases with increase in the size down the group। तो इस टेंडेंसी को, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? लुइस एसिड टेंडेंसी, जो कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, यानी सबसे ज़्यादा बोरॉन के अंदर पाई जाएगी। AlCl3 जो है वो स्टेबिलिटी कैसे अचीव करता है? डाइमर फॉर्मेशन करके। तो आप देखें AlCl3 एक कंपाउंड है और इसने डाइमर बना लिया है। अगर इस कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर बनाएं थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो AlCl3 का जो डाइमर बनता है बच्चों को किस तरीके से बनता है? एल्यूमिनियम मैंने एक बना लिया और इसके 3 क्लोरीन से बॉन्डिंग तो इसकी पहले से ही है। सो इट हैज़ बॉन्डिंग विथ 3 क्लोरीन्स। नाउ वन मोर एल्यूमिनियम आई हैव टेकन, इट ऑल्सो हैज़ बॉन्डिंग विथ 3 क्लोरीन एटम्स। 3 क्लोरीन से इसकी बॉन्डिंग पहले से है। इसके बाद अभी भी बॉन्डिंग करने के बाद भी आप जानते हैं कि AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स राइट नाउ इन इट्स वैलेंस शेल। तो इसको अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये जो क्लोरीन है इसका लोन पेयर इधर डोनेशन में लेना पड़ता है, और इधर के क्लोरीन से लोन पेयर में डोनेशन ये वाला ले लेता है एल्यूमिनियम। तो ये जो बन गया डाइमर, दिस डाइमर इज़ Al2Cl6। कई सारे सवाल पूछे जाते हैं इसके बारे में। पहला सवाल तो यही है कि इसने डाइमर क्यों बनाया? तो डाइमर बनाने का कारण क्या है? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये जो डेफिशिएंसी थी, जो ये लुइस एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए। दूसरा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन इट्स डाइमर। तो जब ये डाइमर बना लेगा बच्चों, तो आप देखें अब इसके 4 बॉन्ड्स हो गए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक इस जगह पे, और एक ये वाला नया बॉन्ड ऐड हो गया। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इससे पहले यानी डाइमर बनाने से पहले इसका जो हाइब्रिडाइजेशन था वो था sp2, बट अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ये बात आप लोगों को याद रखनी है इसके डाइमर के बारे में। चलते हैं अगले पॉइंट्स को देखते हैं कि क्या एनसीईआरटी ने लिखा है। इन ट्राईवैलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बीइंग कोवैलेंट आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल द ट्राईक्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस इन वाटर फॉर्म टेट्राहेड्रल MOH4 स्पीसीज। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज sp3। लेकिन एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन, कृपया ध्यान दें एसिडिफाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स AlH2O6 आयंस। इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन द 3d ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम आर इन्वॉल्व्ड। तो सिंपल सी जो बात आपको यहाँ पर याद करनी है वो ये याद करनी है कि ये MOH4 ये बनता है इन ट्राईवैलेंट स्टेट। कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए ये कैसा बनाते हैं? हाइड्रोलिसिस से MOH4 बना लेते हैं। और एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो चूंकि एल्यूमिनियम के पास 3d ऑर्बिटल है, तो ये अपनी 3d ऑर्बिटल का यूज़ करके 4 से ज़्यादा भी बॉन्ड बना सकता है। तो ये एसिडिफाइड वाटर में बनाता है AlH2O6। यहाँ पर आप देखें 6 बॉन्ड बन रहे हैं बिकॉज एल्यूमिनियम हैज़
हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल इज ऑल्सो देयर। हाइब्रिडाइजेशन आप देखें क्या है, sp3d2 यानी d का भी यूज यहाँ पर किया गया है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। तो एयर के लिए रिएक्टिविटी पढ़ाई गई है। एयर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा कौन सा, नाइट्रोजन। बोरॉन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ वेरी थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द surface which protect the metal from further attack. Amorphous boron and aluminium metal on heating in air form B2O3 and Al2O3 respectively. तो आप देखें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है तो क्या बना है, ऑक्साइड, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, नाइट्राइड विथ डाई नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर इसलिए क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन इनर्ट होता है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड वेरीज डाउन, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ नॉन मेटल होगा। तो बोरॉन का ट्राई ऑक्साइड क्या है, एसिडिक, इट रिएक्ट विद बेसिक मेटेलिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले बच्चों। एंड दोज ऑफ इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं। बोरॉन का एसिडिक है, एल्यूमिनियम गैलियम एम्फोटेरिक है, और इसके बाद इंडियम और थैलियम जो है वो मेटल्स हैं, तो इस वजह से इनका क्या है, बेसिक ऑक्साइड बनेगा। एसिड्स एंड एल्कली के पास जो रिएक्शन है, बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड क्योंकि वो खुद ही एसिडिक होता है, एंड एल्कलीज इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर, बट एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन मिनरल एसिड एंड एक्वस। आप जानते हैं एल्यूमिनियम थोड़ा एम्फोटेरिक नेचर का है, तो एल्यूमिनियम एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी करेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। एल्यूमिनियम HCl से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। आप यहाँ पर देखें कौन सी गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया गया, HCl से तो ये रिएक्ट कर जाएगा, बट अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया गया तो ये पैसिव लेयर फॉर्म कर देगा, जो कि आपको नाइट्रिक एसिड वाले सेक्शन में भी पढ़ाया जाएगा। बट यहीं से याद कर लें कि एल्यूमिनियम के साथ ये नाइट्रिक एसिड प्रोटेक्टिव लेयर यानी पैसिव लेयर फॉर्म कर देता है। अगर एल्यूमिनियम को बेस के साथ रिएक्ट कराया गया तो उससे सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट बन जाएगा। जैसे हम लोगों ने एस ब्लॉक में एक जिंकेट वाला क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से यहाँ अगर हम लोग एक्सेस लेंगे तो चूंकि ये रिएक्ट कर सकता है, इस वजह से क्या बना देगा, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्ट करके ये EX3 वाले हैलाइड बनाते हैं, जैसे BCl3 AlCl3। लेकिन थैलियम का आपको पता है कि थैलियम की स्टेबल स्टेट क्या होती है, +1। तो थैलियम की चूंकि +1 स्टेबल है, तो आप देखें थैलियम बनाता है TLI3, और TLI3 के बारे में जो सबसे ज़रूरी बात पूछी जाती है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट TLI3 इज़, TLI3 में आप देखें TLI3, इसके अंदर थैलियम जो है वो +1 स्टेट में है, और साथ में I3 जो है वो -1 स्टेट में है। बॉन्डिंग के टाइम पे I3 का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर स्ट्रक्चर। और थैलियम ने +1 क्यों बनाया है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थैलियम कौन सी स्टेट पे जाता है, +1 इज मोर स्टेबल स्टेट। सो लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन वी विल बी टेकिंग। बोरॉन की कुछ एनोमलस प्रॉपर्टीज़ हैं। बोरॉन सबसे छोटा होगा साइज में। सर्टेन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स कैन बी ऑब्जर्व इन द केमिकल बिहेवियर ग्रुप ऑफ 13 एलिमेंट। द ट्राई क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड of all these element being covalent in nature are hydrolyzed in water and give species like tetrahedral MOH4 and octahedral MH2O6 except in boron। बोरॉन में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि बोरॉन 6 बॉन्ड नहीं बना सकता है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अगला है बोरॉन के बारे में। बोरॉन के जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होते हैं, और इजीली रिएक्ट करते हैं लुईस बेस के साथ, जैसा अभी ऊपर बताया गया था। NH3 के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा, एडक्ट बना लेगा, चूँकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल एंड मैक्सिमम कोवेलेंस इज 4, दैट्स वाई ऑल दीज बिहेवियर्स कैन बी सीन।
Most of the other metal halides like AlCl3 are dimerized through hydrogen bridging Al2Cl6, halogen bridging Al2Cl6. The metal species complete its octet by accepting electrons from halogen in these halogen bridged molecules. मैं आपको इसमें कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ बच्चों, तो आप चाहें तो देख सकते हैं. There is something which you can observe in this. If I just go to the previous step, okay, so the previous step was, so this was the previous step. इसमें अगर आप देखें इस डायग्राम में तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रिज वाले कौन से हैं. तो ये जो क्लोरीन है जो मैंने अभी स्क्वायर में बंद किया है, ये क्लोरीन दोनों का पार्ट है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं ब्रिज क्लोरीन. ये दोनों हैलोजन जो है वो ब्रिज का काम कर रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड ब्रिज्ड हैलोजन. ये बात आपको याद रखनी है, यही एनसीईआरटी ने अभी यहाँ पर मेंशन किया है. ओके, सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन. बोरॉन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं, और उसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरैक्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन किस रूप में ये रहता है? Na2B4O7 डॉट 10H2O, 10 H2O रहते हैं. इन फैक्ट इट कंटेन्स B4O5OH होल 4 -2 यूनिट्स. ये टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स होती हैं, एंड करेक्ट फार्मूला इज Na2B4O5OH होल 4 डॉट 8H2O. ये इसका करेक्ट फार्मूला हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है. तो अगर हम इस डायग्राम को यहाँ पर बनाना भी चाहें ये B4O5 वाली यूनिट को, तो ये किस तरीके से बनेगा? ये मैंने बना दिया 4 बोरॉन एटम्स. चूँकि 4 बोरॉन एटम हैं इसीलिए इसको कहा जाता है टेट्रा न्यूक्लियर. तो जो बातें वहाँ पर लिखी हैं उसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ देता जा रहा हूँ. द फर्स्ट वन इज इट इज़ कॉल्ड टेट्रा न्यूक्लियर. सेकेंड इज बोरॉन के बाद, 4 बोरॉन के बाद आप देखें इसमें 5 ऑक्सीजन लगाए गए हैं. तो B4 के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो हम बनाएंगे 5 ऑक्सीजन्स. एक ऑक्सीजन यहाँ बीच में ब्रिज्ड होता है, तो दिस इज B4O5. इसके बाद नेक्स्ट है 4 OH लगाने हैं, जो आप चारों इसके साथ लगा देंगे 4 OH. तो दीज आर द 4 OH ग्रुप. एक यहाँ पर लगना है, थोड़ा जगह नहीं है तो मैं इस तरीके से बना देता हूँ. अब आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में 4 बोरॉन हैं B4, ऑक्सीजन हमने 5 लगाए हैं सेंटर में, और 4 OH लगे हैं. तो ये यूनिट बन जाती है, और चूँकि -2 इस पर चार्ज आएगा क्योंकि 2 OH ऐसे हैं जो 4 बॉन्ड वाले बोरॉन के साथ जुड़े हैं. क्या क्या सवाल इससे पूछे जा सकते हैं? एक तो ये टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट होती है, पहला सवाल. दूसरा, इस यूनिट में कितने बोरॉन हैं? 4 बोरॉन हैं, आपको साफ साफ दिख रहे होंगे. 4 बोरॉन में से अगर आप 2 बोरॉन को देखें तो इन्होंने 3 बॉन्ड बनाए हैं, यानी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये 2 बोरॉन. लेकिन जो ये 2 बोरॉन हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, यानी 3 इसमें से 2 sp3 हैं और 2 क्या हैं? sp2. ये सवाल भी पूछा जा सकता है. दूसरी बात, ऑक्सीजन का ये जो बीच में ब्रिज बना है ये एक ब्रिज होता है. तो रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर सवाल पूछे जा सकते हैं इस यूनिट से. और ये यूनिट टेट्रा न्यूक्लियर इसलिए होती है क्योंकि इसमें 4 बोरॉन एटम्स हैं. ये बोरैक्स की यूनिट है, और इसी के साथ Na2 लगा रहता है और बोरैक्स फॉर्म हो जाता है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. बोरैक्स को अगर आप पानी में डालेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? NaOH और H3BO3. H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है. तो बोरैक्स का जो सॉल्यूशन है वाटर का वो एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है. अगर हम बोरैक्स को हीट करें तो आप देखें Na2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है. अगर आप बोरैक्स को हीट करेंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na2B4O7, यानी सिर्फ H2O यहाँ से चले गए. ये जो साथ में 10 H2O थे ये इसके साथ से चले गए. इसके बाद अगर आप इसको और हीट करें तो ये क्या बन जाता है? बोरेट बना देता है. ये BO2- को क्या बोलते हैं? बोरेट. और ये जो बोरेट है, अगर हमने बोरेट को लिया तो ये ग्लास लाइक मटेरियल बना देता है, और जिसको बोरैक्स बीड कहा जाता है. बीड माने होता है माला, मोती. तो ये मोती की तरह का स्ट्रक्चर बना देता है. अगर आपने यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट ले रखा है, लाइक जिंक ले रखा है या कुछ भी ट्रांजिशन एलिमेंट ले रखा है, तो कलर भी आ सकता है. एक आध कलर भी इसमें दिए होंगे.
सो लेट्स रीड दिस लाइन। ऑन हीटिंग, पहले हीट करोगे, बोरेक्स फर्स्ट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल एंड स्वेल अप। ऑन फर्दर हीटिंग it turns into a transparent liquid which solidifies into glass like material known as borax bead. The metaborates of many transition metal have characteristic color. एक कलर एनसीईआरटी ने आपसे उम्मीद की है कि आप याद रखें, वो है कोबाल्ट ऑक्साइड का। तो कोबाल्ट ऑक्साइड जब आप लेंगे यानी कोबाल्ट लेंगे तो ब्लू कलर मिलेगा, ब्लू कलर। तो आपको ब्लू कलर से ही मैंने लिख के भी दिया है इसमें, तो यू विल गेट ब्लू कलर। नेक्स्ट इज ऑर्थोबोरिक एसिड, अ वेरी पॉपुलर कंपाउंड ऑफ बोरॉन। ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H3BO3। तो इसके बारे में 2-4 बातें हैं जो हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहली जो बात है ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में वो है कि सभी बच्चों को इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। सो दिस इज BOH OH एंड OH, ये बन गया। हाइब्रिडाइजेशन, अब इसमें जो जरूरी बातें हैं वो मैं लिखता जाता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल बोरॉन का क्या है? sp2। इसके बाद ये जो ऑर्थोबोरिक एसिड है इसमें आप देखें तो जो बोरॉन है इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो ये जो एसिड है इट डज नॉट गिव H+। ऐसा नहीं कि आप इसको पानी में डालेंगे तो ये डजेंट गिव H+, ये H+ नहीं देता है पानी में। अगर ये पानी में H+ नहीं देगा तो ये आर्हेनियस एसिड तो नहीं हुआ, लेकिन ये क्या करता है? इट एक्सेप्ट, ये पानी से क्या करता है? OH- को एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप सोचें पानी में जितने H+ होते हैं उतने OH- भी होते हैं। मैं मान लेता हूँ कि H+ मेरे पास हैं 10 और OH- भी कितने होंगे? 10। अब अगर कोई जाके इन 10 OH- में से 5 को एक्सेप्ट कर ले तो अब H+ कितने हो रहेंगे? 10 और OH- कितने हो जाएंगे? 5, यानी OH- कम हो जाएंगे और H+ ज़्यादा हो जाएगा, यानी एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये एक्सेप्ट करता है OH को, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ अ एप्रोटिक एसिड, अर्थात ये प्रोटॉन नहीं देता है। दूसरी बात, ये एक OH एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं वीक एंड मोनोबेसिक एसिड। ये वीक होता है और मोनोबेसिक एसिड कहलाता है। ये सारे पॉइंट्स बच्चों पूछे जाते हैं, एप्रोटिक, वीक, मोनोबेसिक, और ये OH- को एक्सेप्ट करता है। थोड़ा सा एक और चीज़ आपको देखनी है जो आपको याद रखनी है, अगर बोरॉन ने OH- को एक्सेप्ट कर लिया तो किस तरीके का चित्र हो जाएगा? आप देखें पहले से इसके पास कितने OH हैं? 3 OH इसके पास पहले से हैं। अगर इसने एक OH को एक्सेप्ट कर लिया तो अब इसके पास टोटल OH की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और ये OH चूँकि OH- के रूप में आएगा तो इट विल बिकम BOH होल 4 माइनस, दिस विल बी द यूनिट। ये BOH होल 4 माइनस बन जाएगा, तो ये बनेगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो नॉर्मली क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2, लेकिन जब ये OH- को एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। चलिए एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन, सफ़ेद रंग का होता है, सोपी टच होता है, साबुन की तरह छूने पे फील होगा। स्पेरेंजली सॉल्युबल इन वाटर है, यानी बहुत कम सॉल्युबल है वाटर में, बट हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाई एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। अभी हम लोगों ने देखा था बोरेक्स को पानी मिलाओ, थोड़ा सा एसिड मिला दो तो हमें क्या मिल जाएगा? BOH होल थ्राइस। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड बाई द हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन कंपाउंड हैलाइड एंड हाइड्राइड। It has a layer structure in which planar BO3 units are. Okay, so इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ नहीं किया है, कारण है क्योंकि NCERT ने इसको बहुत अच्छे से बनाया है। I will show you the structure। ये देखें, ये है इसका स्ट्रक्चर। So this is the structure of BOH होल थ्राइस। इसमें देखें ये जो बोरॉन है बीच में, इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, यानी प्लेनर यूनिट है। प्लेनर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो ये BO3 की जो प्लेनर यूनिट्स हैं उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने जोड़ रखा है, H बॉन्डिंग जोड़ के रखती है। तो यही बात यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ होता है और प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ऑर्थोबोरिक एसिड। तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि ऑर्थोबोरिक एसिड जो है वो पॉलीमर जो बनाता है, ट्राइमर पॉलीमर, तो वो किस वजह से बनाता है? तो इट इज़ ज्वाइंड बाई हाइड्रोजन बॉन्ड एज शोन इन फिगर। मैंने आपको फिगर पहले दिखा दिया। बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, बता चुका हूँ। प्रोटोनिक नहीं होता है, नॉट अ प्रोटोनिक, एक्ट एज अ लुईस एसिड बाई एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हाइड्रोक्सिल आयन।
ये आप देखें BOH3 किस में कन्वर्ट हो गया है, BOH4। तो बोरिक एसिड के बारे में सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं, वीक होता है, मोनोबेसिक होता है, नॉन प्रोटिक होता है, और इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी पॉलीमर जो बनाता है ये अपना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बनाता है। नेक्स्ट इज, अगर आप ऑर्थोबोरिक एसिड को बहुत हीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा B2O3 विच इज़ कॉल्ड एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड कहलाता है ऑर्थोबोरिक एसिड का। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। अगला जो जरूरी कंपाउंड है बोरॉन का वो क्या है, डाईबोरेन B2S6। तो डाईबोरेन का पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लें और उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो सीख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड आ जाती हैं डाईबोरेन के बारे में। डाईबोरेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, पहले मैं एक बोरॉन बना लूँ और इसमें 3 हाइड्रोजन बना लेते हैं। I have one more boron and I will draw 3 more hydrogen from this। तो 3 हाइड्रोजन हमने बना लिए। अब आप जानते हैं कि ये जो दोनों बोरॉन एटम्स हैं, इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये अपनी डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जो कि हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशन में डाल देता है, यानी कभी ये इधर की तरफ रखता है और कभी ये इधर वाले बोरॉन को दे देता है। सिमिलरली ये हाइड्रोजन भी इन 2 इलेक्ट्रॉन को कभी राइट साइड में और कभी इधर की तरफ शेयर कर लेता है। तो इस वजह से इनके बीच में जो ये बॉन्ड बन जाता है, ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जिनको 3 लोगों ने शेयर कर रखा है। तो इट इज़ कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन को 3 लोगों ने शेयर, अब आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों को 3 लोगों ने शेयर कर रखा है। सो इट इज़ कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। स्पेशली इस बॉन्ड का एक और नाम होता है, दिस बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड बनाना बॉन्ड। इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं और इस नाम से ज़्यादा पूछा जाता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बनाना बॉन्ड। इस बनाना बॉन्ड में ये जो 4 हाइड्रोजन आपको बाहर की तरफ दिख रहे हैं, इन 4 हाइड्रोजन को बोला जाता है टर्मिनल हाइड्रोजन, इसलिए मैं T लिख देता हूँ इनके साइड में। एंड दीज टर्मिनल हाइड्रोजन आर इन प्लेन। तो टर्मिनल जो होते हैं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन प्लेन में होते हैं। और जो ये 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, इसमें मैं HB लिख देता हूँ। दीज आर कॉल्ड ब्रिज हाइड्रोजन, क्योंकि आप समझ रहे हैं ये 2 बोरॉन के बीच में ब्रिज यानी पुल बनाने का काम करते हैं। तो ब्रिज हाइड्रोजन जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 2, एंड दे आर आउट ऑफ प्लेन। ये प्लेन के बाहर होते हैं, आउट ऑफ प्लेन। नेक्स्ट थिंग आपसे पूछी जा सकती है कि बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन इसमें बताइए। तो आपको बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन आप सिंपली देख के बता सकते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहे हैं और इस बॉन्ड को काउंट किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन में। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। और एक और महत्वपूर्ण बात इसके बारे में याद रखनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बोरॉन है बच्चों, इसका B2S6 बनने के बाद भी ये कैसा रहेगा, दिस विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इसकी कमी पूरी होने वाली नहीं है। आप खुद सोचें, कमी तो तब पूरी होगी जब कोई डोनेट कर दे। अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को इधर इधर केवल मूव करता रहेगा दोनों तरफ, तो ना इसका ही पेट भरेगा ना इसका ही पेट भरेगा, यानी कमी पूरी होने वाली नहीं है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड की संख्या होती है 2, एक ऊपर साइड में बनता है और एक नीचे साइड में, जिसको कि इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं। एक ये बनाना बॉन्ड हो जाएगा, दिस विल बी द फर्स्ट बनाना बॉन्ड, एंड सेकंड बनाना बॉन्ड आई कैन ड्रॉ बट आई एम नॉट गेटिंग द कलर। मेरे पास कलर खत्म हो गए हैं बच्चों, ब्लू यूज़ कर रहा हूँ, ब्लू ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, बट आई होप आप समझ लेंगे। दूसरा ये बनाना बॉन्ड बन जाएगा। तो देयर आर 2 बनाना बॉन्ड, सब थोड़ा कलरफुल और अच्छा लग रहा है ना। सो लेट्स गो टू द डाईबोरेन प्रॉपर्टीज। डाईबोरेन को बनाने का तरीका है, BF3 को LiAlH4 के साथ ट्रीट करें तो आपको डाईबोरेन मिल जाएगा। कन्वेनियंट लेबोरेटरी मेथड है इसका प्रिपरेशन का ऑफ डाईबोरेन, इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विथ आयोडीन। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या हो जाएगा, NaBH4, उसको अगर आप आयोडीन के साथ ऑक्सीडाइज करें, देन अगेन यू आर गोइंग टू गेट डाईबोरेन। तो ये यहाँ पर आप देखें डाईबोरेन का ये तरीका भी बनाने का लिखा हुआ है। आई होप इट इज़ विजिबल नाउ।
So this is the way to prepare diborane in this method. Diborane is produced on an industrial scale by the reaction of BF3 with sodium hydride. तो ये जो है ये इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाने के लिए है, सारे ही अलग अलग आपको पता होने चाहिए। लैब में बनाने के लिए कौन सा है, NaBH4 वाला तरीका। इंडस्ट्रियल में बनाने के लिए क्या है, सोडियम हाइड्राइड से ट्रीट करें। कलरलेस होता है, काफ़ी जहरीला होता है, हाईली टॉक्सिक, 180 केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट है, आसानी से आग पकड़ लेता है, कैचेस फायर अपॉन एक्सपोजर टू एयर, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन रिलीजिंग एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये आप देखें B2O3 बनेगा, तो ये बहुत आसानी से इसमें आग लग जाती है। मोस्ट ऑफ द हायर बोरेन्स, इसके ये तो B2S6 इज डाई बोरेन, और भी इसके अलावा भी बोरेन्स बन सकते हैं। मोस्ट ऑफ द हायर बोरेन्स आर ऑल्सो स्पॉन्टेनियसली फ्लैमेबल इन एयर। बोरेन्स आर रेडिली हाइड्रोलाइज बाई वाटर टू गिव बोरिक एसिड। अगर आप इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड पढ़ते समय हमने ये भी सुना था अभी कि इसका बनाने का ये मेथड है। अगली चीज़ लिखी है, चूंकि देखें अब आप एक चीज़ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ ऑब्जर्व करनी चाहिए। डाइबोरेन अंडरगोज क्लीवेज रिएक्शन विथ लुईस बेस टू गिव डाइबोरेन एडक्ट्स। आप यहाँ पर देखें ये जो डाइबोरेन है ये किससे रिएक्ट कर रहा है, लुईस बेस से। इसका मतलब जो इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी है वो अभी पूरी नहीं हुई है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को खोज रहा है। CO के पास भी क्या है, डोनेट करने का तरीका है, तो ये एडक्ट फॉर्मेशन करता है, एडक्ट। और नाइट्रोजन के पास इसने क्यों एडक्ट बनाया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो ये इस बात का सबूत है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अमोनिया के साथ जो रिएक्शन है डाइबोरेन का, उसमें सबसे पहले बनेगा B2S6.2NH3 फॉर्मुलेटेड एज BH2NH3 होल ट्वाइस BH4-। अगर फर्दर आप हीट करेंगे तो बनेगा B3N3H6 नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो अमोनिया और डाइबोरेन को अगर आप रिएक्ट करवाएंगे तो फाइनली यू आर गोइंग टू गेट इनऑर्गेनिक बेंजीन। और ये बहुत पूछा जाता है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या है और कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। तो थोड़ा मैं आपको इनऑर्गेनिक बेंजीन का भी स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। इनऑर्गेनिक बेंजीन में 3 बोरॉन होते हैं और 3 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया ही होगा, सो इट इज़ वेरी इजी अगर आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना आता है तो। अब इन सब को बिल्कुल बेंजीन की स्टाइल में सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें। ऑल्टरनेट बोरॉन और नाइट्रोजन रखना है। अब इसके बाद सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा जैसा कि बेंजीन में होता है, यानी कंप्लीटली ये स्ट्रक्चर लगभग बेंजीन की ही तरह है, बस थोड़े थोड़े डिफरेंसेस अभी आएंगे जो आपको याद रखने हैं। अब ये इतना बनने के बाद जरा आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो नाइट्रोजन की तो ये जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो चुकी है। नाइट्रोजन ने टोटल 3 बॉन्ड बना लिए हैं तो इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई। लेकिन बोरॉन के पास तो अभी भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर ये इसको डोनेट कर देता है। ये वाला नाइट्रोजन अपने पड़ोसी को डोनेट कर देगा और ये नाइट्रोजन जो है ये अपने पड़ोसी को डोनेट कर देगा। तो आप देखें कि टोटल कितने बॉन्ड्स इसमें पाई बन गए, 3। बिल्कुल बेंजीन की तरीके का स्ट्रक्चर है। और इसमें अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन, तो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। सो इट बिकम्स अ प्लेनर स्ट्रक्चर। दिस इज़ अ प्लेनर स्ट्रक्चर जैसे बेंजीन होता है। हालांकि बेंजीन जो है वो लेस रिएक्टिव है एंड इट इज़ मोर रिएक्टिव बिकॉज इसमें सारे कार्बन ही नहीं है, इसमें अदर एटम्स हैं, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव देन द नॉर्मल बेंजीन। सो इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन। बनता कैसे है, बोरेन और डाइबोरेन और अमोनिया को हीट करने से। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर एक बार पढ़ लेते हैं, हालांकि हम कर चुके हैं पहले ही इसका स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन इज शोन इन फिगर। द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स and the 2 boron atom lie in one plane. Above and below this plane there are 2 bridging hydrogen atoms. The 4 terminal BH bonds are regular 2 center 2 electron, while the 2 bridge bonds are different and can be described in the forms of 3 center 2 electron bond. तो ये आप देख सकते हैं, आपको डाइबोरेन बना के NCERT ने दिखाया है। ये जो 97 डिग्री का एंगल दिख रहा है ये एम्स पूछ चुका है, तो एम्स में कभी कभी आउट ऑफ ट्रेडिशन क्वेश्चन आ जा सकते हैं। NCERT का इतना डिटेल स्टडी हालांकि आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है अगर आप नीट के प्योर स्टूडेंट हैं तो। सो दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन एंड
Borohydride. Boron also form a series of hydridoborates. The most important one is the tetrahedral BH4. हाइड्राइडोबोरेट का मतलब होता है बोरॉन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर ले, और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो BH4 माइनस है. टेट्राहाइड्राइडोबोरेट ऑफ सेवरल मेटल आर नोन. लिथियम एंड सोडियम टेट्राहाइड्राइडोबोरेट और ऑल्सो नोन एज बोरोहाइड्राइड. इनको बोरोहाइड्राइड भी कहा जाता है, लिथियम और सोडियम का. आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड्स विथ B2S6 इन डाई इथाइल ईथर. तो इन दोनों के प्रिपरेशन का एक मेथड भी है. मेटल हाइड्राइड ले लें, चाहे लिथियम का चाहे सोडियम का, उसके साथ B2S6 लगा लें और M + BH4 माइनस लगा दें, तो ये बन जाएगा बोरोहाइड्राइड. और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अ वेरी पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट. ये डाईबोरिन का जो स्ट्रक्चर बच्चों NCERT ने दिया है, इसके बारे में आपको एक बात बताता हूँ. जब आपको रिवीजन करना हो तो आप इस चित्र को देखें जो यहाँ पर NCERT ने बनाया है, और इसके नीचे जो फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखा है, बस इस डिस्क्रिप्शन को खूब अच्छे से दिल लगा के पढ़ लें तो आपको सारी बातें स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आ जाएंगी. और हमने डायग्राम बना के इस स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ लिया है. यूज़ ऑफ बोरॉन कंपाउंड, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं बोरॉन के कंपाउंड, तो कुछ एक आध यूज़ हम इसमें से देख लेते हैं जो ज़रूरी कह सकते हैं या फिर मोर पॉपुलर यूज़ हैं. द मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बोरेक्स एंड बोरिक एसिड इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस, ग्लास वूल एंड फाइबर ग्लास. तो बोरेक्स का ये इस्तेमाल होता है. और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है, चूँकि एल्यूमिनियम लाइट होता है, लाइट माने हल्का, तो जो एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं, एरोप्लेन्स के जो ये आप यहाँ पर देखें, एल्यूमिनियम इज ब्राइट सिल्वरी वाइट मेटल, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट हैज़ अ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. ऑन अ वेट टू वेट बेसिस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर. कॉपर से 2 गुना ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है. एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में. एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉयज आर यूज कैन बी गिवन शेप ऑफ पाइप, ट्यूब, रॉड, वायर, प्लेट. आपने देखा भी एल्यूमिनियम का. और फॉर मेकिंग कंस्ट्रक्शन, एरोप्लेन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में बनाने के लिए. एंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एट इट्स कंपाउंड फॉर डोमेस्टिक पर्पज इज नाउ रिड्यूस्ड कंसिडरेबली बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिक नेचर. ये लास्ट लाइन बच्चों कितनी अच्छी है. ये लास्ट लाइन के साथ ही हम लोग अपना वीडियो ख़त्म करेंगे, और ये आखिरी लाइन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. मैं सब मिटा के इसको फिर से दोबारा एक बार क्या करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ. मुझे लगता है ये लाइन आपको सीखनी चाहिए और इससे कुछ आपको ज़रूरी चीज़ें पता चलेंगी. द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड फॉर डोमेस्टिक पर्पज इज नाउ रिड्यूस्ड कंसिडरेबली बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिक नेचर. तो एल्यूमिनियम के कंपाउंड क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, तो इनका उपयोग कम करना चाहिए, एज लेस एज पॉसिबल. आप अपनी डेली लाइफ में देखें, घर में एल्यूमिनियम के बर्तन कम रखें. जैसे आपका जो प्रेशर कुकर होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, कोशिश करें कि एल्यूमिनियम के बर्तन का कम इस्तेमाल करें. दूसरा, एल्यूमिनियम फॉइल बहुत पॉपुलर है. आप देखें कहीं भी आप साउथ इंडियन या कोई भी खाना खाने जाते हैं, गर्म रखने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल में दिया जाता है. अवॉइड करें बच्चों, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, टॉक्सिक. तो अब हम लोगों को ग्रुप 14 एलिमेंट पढ़ना है, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. आज का मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है, अगली बार से हम थोड़ा और स्पीड अप करेंगे ग्रुप्स को. तो पढ़ते रहें बच्चों, और इसके क्वेश्चंस भी हम लोग डिटेल में करेंगे. थैंक यू वेरी मच. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज़.